अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जब भी जहां भी आप ये मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप सबको वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से। अगर आपको ये नहीं आते मींस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने मजा ही नहीं लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने छुआ तक नहीं है। तो दीज आर द वेरी मच इजियर एंड वेरी मच इंटरेस्टिंग रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए। जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का पता होना चाहिए, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, इन इफेक्ट्स का हमें पता होना चाहिए। हमें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए। अगर ये चीजें हमें नहीं आती तो हमें ये रिएक्शन समझ में नहीं आएंगे। तो आपको पहले ये चीजें पढ़नी चाहिए। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे, जो भी किसी भी रिएक्शन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी रिएक्शन हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जैसे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, रीजेंट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, इनको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। इंशाल्लाह इन फर्दर वीडियो लेक्चर सीरीज वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, हम हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन डिस्कस करेंगे, हम नाइट्रेशन डिस्कस करेंगे, हम सल्फोनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, हम फेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जस्ट बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो कि हमारे रिएक्शंस के हम अंदर पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या होता है उनके अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन छोटी छोटी चीजों को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें विदाउट वेस्टिंग और टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, जब भी किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जो होती है दो चीजें होती है। सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट के ऊपर कौन अटैक करता है, रीएजेंट। रीएजेंट अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, किसी प्रॉपर सॉल्वेंट की मौजूदगी में। तो हमारे पास क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है, प्लस कोई लिविंग ग्रुप निकल जाता है, डिपार्ट कर जाता है कोई लिविंग ग्रुप। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, हम सिंपल रिएक्शन के अंदर क्या कहते हैं कि भाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं और उससे प्रोडक्ट बनती है। हम यहाँ पर रिएक्टेंट की जगह पर क्या ले रहे हैं, सबस्ट्रेट ले रहे हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक्चुअल में जो रिएक्टेंट होते हैं उसी हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। अब रिएक्टेंट हमारे पास, सबस्ट्रेट हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, आप अल्कीन की बात करें, आप अल्केन की बात करें, आप कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, आप कीटोन की बात करें, आप अल्डिहाइड की बात करें, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, सबस्ट्रेट हो सकते हैं। ये सारे क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट है। उसके बाद हम बात करते हैं रिएजेंट की, कि रिएजेंट क्या होती है। रिएजेंट हमारे पास वो स्पीशीज होती है जो कि इस सबस्ट्रेट पर अटैक करती है। रिएजेंट हमारे पास वो स्पीशीज होती है, वो एटम से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो रिएजेंट्स हमारे पास कितने टाइप से हो सकते हैं, रिएजेंट्स हमारे पास तीन टाइप के हो सकते हैं। रिएजेंट्स हमारे पास मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल एंड थर्ड वन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, तो चले इनको लिख लेते हैं। रिएजेंट्स, हम रीएजेंट्स, रिएजेंट्स मैंने लिखा, रिएजेंट्स के बाद मैंने इनकी टाइप से लिखी। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सेकंड वन वी हैव हियर electrophile, electrophile, and third one we have here free radical. ठीक है, फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल। ठीक है, हमारे पास ये क्या होते हैं, ये हमारे पास रिएजेंट होते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, द वर्ड न्यूक्लियोफाइल की मीनिंग क्या होती है, न्यूक्लियो फॉर न्यूक्लियस एंड फाइल मींस लिविंग। ऐसा स्पीशीज जो कि न्यूक्लियस लिविंग हो या पॉजिटिव चार्ज लिविंग हो या जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो इनमें हम सबको क्या कहते हैं, इन सब स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। दरअसल ये अलग अलग स्पीशीज नहीं है, सभी स्पीशीज का एक ही नाम है, न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीशीज जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल हो या फिर ऐसी स्पीशीज जो कि पॉजिटिव चार्ज को लव करे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है,
या फिर ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, उसे क्या कहता है? न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो सिंपल, इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। इस वर्ड की मीनिंग क्या है? न्यूक्लियस फीलिंग लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस एंड फाइल मींस लविंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं? द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स having lone pair, lone pair of electron, lone pair of electron. These are the negatively charged species. They are negatively, ये हमारे पास क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं। ये हमारे पास क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है, ठीक है। अगर इसके पास लोन पेयर है, ये दूसरे को डोनेट कर रहा है लोन पेयर, तो याद करें हमने पीछे पढ़ के आए कि जो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लुईस बेस कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं दीज आर द लुईस बेसिस, दीज आर द लुईस बेसिस, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल कौन कौन से एग्जांपल हम एक या दो लिखेंगे। उसके बाद जब फर्दर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ आएंगे तो हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफाइल किस तरह की होगी। हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, ये हमारे पास एक क्या है? ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है। इसी तरीके से साइनाइड, साइनाइड आयन हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अमोनियम आयन, ये भी क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास भी लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास भी क्या है? लोन पेयर अवेलेबल है, ये भी हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरीके से ब्रोमाइड आयन, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये थे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। अब हम इलेक्ट्रोफाइल को, अब इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। तो देखिए वर्ड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लविंग। तो ऐसे स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन को लव करे। अब इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहे। तो ये ऐसी स्पीशीज होती है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है। चलिए लिख लेते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। हमने लिखा इस वर्ड की मीनिंग क्या? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन, फाइल मींस लविंग, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स which accept the lone pair of electron, lone pair of electron, जो कि दूसरे मॉलिक्यूल से क्या करे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं? अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा था, उसे हम लुईस बेस कह रहे थे। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? दीज आर द लुईस एसिड्स, दीज आर द लुईस एसिड्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ये हमारे पास होती है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है। यहां तक हम डेफिनेशन की बात करें। जब हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक, तो हम इलेक्ट्रोफाइल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल किस तरह होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर चंद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है? हाँ, जैसे हमारे पास है CH3 पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ब्रोमिनियम आइन +3, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास क्या होता है? इसी तरीके से क्लोरिनोनियम आइन, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर एक चीज नोट करने की, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, यहाँ पर बड़ी अमेजिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने ये भी देखा होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्लोरीन। ये क्या होता है? क्लोरीन एटम, दिस इज कॉल्ड क्लोरीन एटम, दिस इज कॉल्ड क्लोरीन मॉलिक्यूल, this is called chlorine radical, this is called chloride ion and this is called chlorinium ion, ठीक है। तो क्लोरीन हमारे पास डिफरेंट स्टेट में अवेलेबल है। अगर उसका नेगेटिव चार्ज है तो उसे क्लोराइड कहेंगे, अगर पॉजिटिव है तो क्लोरिनोनियम आयन, ठीक है। इसी तरीके से अगर उसके ऊपर डॉट लगा हुआ तो ये क्या है हमारे पास? क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्लोरीन एटम। तो ये हमारे डिफरेंट जो है इस तरीके से क्लोरीन अवेलेबल होता है, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्री रेडिकल की। तो फ्री रेडिकल हमारे पास क्या होता है? सिंपल सी बात है, फ्री रेडिकल के ऊपर हम डॉट लगा देते हैं, सारे फ्री रेडिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्री रेडिकल भी क्या होते हैं हमारे पास? इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या होते हैं? इधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। उसके बाद क्या बात करेंगे इनके बारे में, they have odd electrons around their atom। इनके अंदर ओड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अराउंड देयर एटम। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं फ्लोराइड रेडिकल की, जैसे हम बात कर रहे हैं क्लोराइड रेडिकल की, जैसे हम बात करते हैं आयोडाइड रेडिकल की, जैसे हम बात कर लेते हैं मिथाइल रेडिकल की, जैसे हम बात कर रहे हैं इथाइल रेडिकल की। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, हम जब हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब हम फ्री रेडिकल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है रीजन्स जो कि हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे सॉल्वेंट को डिस्कस करें। ओके, तो चलिए मिटा रहा हूं मैं। हमने बात की सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट हमने कहा कि हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं। हमने बात की रिएजेंट की, रिएजेंट हमारे पास किस तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं और फ्री रेडिकल हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट हमारे पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं। सॉल्वेंट हमारे पास क्या होते हैं, वो मीडियम जिसके अंदर आप रिएक्शन को कैरी आउट कर रहे हैं, जो भी मीडियम आप प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन को प्रोवाइड कैरी आउट करने के लिए, उस मीडियम को सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, अब सॉल्वेंट हमारे पास दो अकसाम के हो सकते हैं। ठीक है, एक अकसाम को हम क्या कहते हैं, एक किस्म को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है, दूसरी को हम क्या कहेंगे, पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है बच्चा, हम इसे नॉन पोलर सॉल्वेंट कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, पोलर सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक है बच्चा, ओके। तो अब डिस्कस कर लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कि नॉन पोलर सब्सटेंस को ही डिसॉल्व करें। सिंपल सी बात है, ऐसे सॉल्वेंट जो नॉन पोलर सब्सटेंस को ही डिसॉल्व करें उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब इनकी जो मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट होती है, डाइपोल मूवमेंट नॉन पोलर सब्सटेंस की वो जीरो होती है और इनकी जो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होती है वो भी बड़ी हाई होती है। जबकि उसके बरक्स जब पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो पोलर सॉल्वेंट हमारे पास ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो कि पोलर कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते, जबकि इनकी डाइपोल मूवमेंट वो जीरो के इक्वल नहीं होती, डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ होती है और इनकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू भी क्या होती है, लो होती है। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास क्या होते हैं, दोज सॉल्वेंट्स व्हिच dissolve नॉन पोलर कंपाउंड या सब्सटेंस जो आप, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड। ठीक है, इनकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है, डाइपोल मोमेंट मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसे म्यू से रिप्रेजेंट करूंगा, ये इस इक्वल होती है जीरो के, म्यू से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, दे हैव अ हाई डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, इनकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, हाई डाइलेक्ट्रिक वैल्यूज होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास डिस्कस कर लेते हैं कौन से होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है पेंटेन 1 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नॉन पोलर सॉल्वेंट। हम बात कर लेते हैं हेक्सेन की, हेक्सेन हमारे पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हम बात कर लेते हैं साइक्लोहेक्सेन की, ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सेन भी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। उसके बाद बात करेंगे हम बेंजीन की, तो बेंजीन भी हमारे पास क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इसके सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, तो इनके ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की, तो ये भी हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस होता है। इसी तरीके से CH3Cl की बात करते हैं, क्लोरोफॉर्म भी हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। अब हम पोलर सॉल्वेंट की बात करते हैं तो इसके बरक्स उल्टा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसके बरक्स ये उल्टा कैसे होगा,
द सॉल्वेंट विच डिजॉल्व नॉन पोलर सब्सटेंस, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द सॉल्वेंट्स which dissolve polar compounds, पोलर कंपाउंड को जो डिजॉल्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, और इधर क्या होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात करें, डाइपोल मूवमेंट, नॉट मैग्नेटिक, डाइपोल मूवमेंट की अगर बात की जाए, इनकी डाइपोल मूवमेंट। अब आपको पता है डाइपोल मूवमेंट किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, डाइपोल मूवमेंट हम फाइंड आउट करते हैं वेक्टर एडिशन के थ्रू। ठीक है, दोनों डाइपोल्स की हम क्या करते हैं, जितने भी डाइपोल्स होती हैं उनकी वेक्टर एडिशन करते हैं, सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, डाइपोल मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, जीरो के इक्वल नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे जनाब अली, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इनकी जो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू है, दे हैव अ लो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, दे हैव अ लो डाइलेक्ट्रिक वैल्यू, इनकी डाइलेक्ट्रिक वैल्यू क्या होती है, लो होती है। ठीक है, उसके बाद इनकी एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर जनाब अली, इनकी एग्जांपल अगर लिखें तो हमारे पास क्या होती है, जैसे अमोनिया, अमोनिया हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे हम वाटर की बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं एसिटिक एसिड की, ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं C2H5OH की, एथेनॉल की, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। ठीक है, अब पोलर सॉल्वेंट्स को हम मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट को हम मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट्स की दो टाइप्स होती है, पोलर की कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट्स, दूसरे को कहा जाता है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको सारा को लिख सकूं यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जब हमने नॉन पोलर की बात की तो नॉन पोलर की हमारे पास मजीद क्लासिफिकेशन नहीं होती, पोलर सॉल्वेंट हमारे पास मजीद दो किस्म के होते हैं। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में अपना H पॉजिटिव आयन दे दें या प्रोटॉन डोनेट कर दे। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इसी पॉइंट को, these release their these release H positive ion in presence of strong base, स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में ये क्या करते हैं, अपना H पॉजिटिव आयन दे देते हैं या प्रोटॉन दे देते हैं। ठीक है, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, ये हमारा प्रोटॉन नहीं देते, तो दे डू नॉट रिलीज, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दे डू नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन, दे डू नॉट रिलीज, उतना लिखूंगा दे डू नॉट रिलीज H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ठीक है, हम आगे जगह बचाने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके लिख देता हूँ, या मैं ऐसा करता हूँ इसको मिटा देता हूँ, इस साइड को मिटा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस साइड को मिटा रहा हूँ, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसको मिटा दूँ। ओके, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इनको सिंपल करके। ठीक है, तो हम इसकी जो मजीद दो इकसाम है, ठीक है, इनकी दो मजीद इकसाम जो है हमारे पास पोलर सॉल्वेंट की मजीद जो दो अकसाम है इनको इधर लिख सकते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है प्रोटिक, एक को कहा जाता है एप्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट्स, प्रोटिक सॉल्वेंट्स, और दूसरा कहा जाता है एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, हमने क्या कहा कि प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, वो सॉल्वेंट्स जो कि हमारे पास क्या हैं, दे रिलीज H पॉजिटिव आयन, दे रिलीज H positive ion in presence of strong base, स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में कैसे अपना H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन किस तरीके से दे देते हैं, जैसे से सपोज हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया, अब यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, तो यहाँ पर ये क्या कर देता है, ये अपना H पॉजिटिव आयन दे देता है और ये NH2 माइनस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारे पास क्या बन जाता है, इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो ये पोरिटिक सॉल्वेंट इस तरीके से होते हैं जो अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, they do not release H positive ion in the presence of in the presence of strong base, ठीक है बच्चा, ये हम लिख लें। अब प्रोटिक सॉल्वेंट्स की अकसाम लिख लेते हैं।
अब सिंपल सी बात है, प्रोटिक सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका क्या है? प्रोटिक सॉल्वेंट को पहचानने का तरीका क्या है? जो आपका हाइड्रोजन होगा वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच होगा। सिंपल, आपका जो हाइड्रोजन होगा वो किसके साथ अटैच हो? फोन के साथ। फोन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो आप क्या कहेंगे? ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये हमारे पास पोलर है। फोन क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये हमारे पास हाईली हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपका H पॉजिटिव आयन इनके साथ अटैच है तो वो क्या होगा? इजीली रिलीज हो जाएगा उस कंपाउंड से, ठीक है। H पॉजिटिव आयन वो रिलीज इजीली करेगा क्योंकि ये हाईली नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या करना है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से ये H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका H पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम F फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ अटैच है किसी कंपाउंड के अंदर, तो आपके पास वो पोलर सॉल्वेंट कैटेगरी में आएगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, ठीक है, वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब वाटर के अंदर ये देखिए, ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच है? ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये इजीली रिलीज हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, हम बात करें किसकी? C2H5 की। C2H5OH, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? इथेनॉल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? वाटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इथेनॉल। एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास किसके साथ अटैच है? ये भी हमारे पास ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास है प्रोटिक सॉल्वेंट। हमने अमोनिया की बात कर ली, वाटर की बात कर ली, एथेनॉल की बात कर ली। इसी तरीके से हम बात करेंगे HO, ठीक है, CH3, मेथानॉल की बात करेंगे। मेथानॉल भी हमारे पास क्या होता है? दिस इज आल्सो अ प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? प्रोटिक सॉल्वेंट। अब बात करते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। ये प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं? जैसे प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर मैं दूसरी पेन से लिख लेता हूँ यहाँ पर, एप्रोटिक सॉल्वेंट दूसरी पेन से लिखता हूँ यहाँ पर मैं, मार्कर से लिखता हूँ, दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। एसीटोन, एसीटोन हमारे पास क्या है? एसीटोन हमारे पास है ए प्रोटिक सॉल्वेंट। एसीटोन हमारे पास किस तरीके से होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? एसीटोन, ठीक है। एसीटोन का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कैटेगरी में दूसरा हमारे पास क्या होता है? DMSO। DMSO हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। अब डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड किस तरीके से होता है? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, तो ये हमारे पास क्या है? DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। उसके बाद हमारे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में दूसरा क्या आ सकता है? DMF आ जा सकता है। DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये हमारे पास की स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल अटैच होते हैं, इस तरीके से दो मिथाइल अटैच होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारे पास हाइड्रोजन। ये हमारे पास होती है स्ट्रक्चर किसकी? DMF की, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड की। तो ये हमारे पास थी सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट को हमने डिस्कस किया, नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिस्कस किया। उसके बाद पोलर सॉल्वेंट की दो कैटेगरी, प्रोटिक और एपोरोटिक को डिस्कस किया। अब हम मजीद इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो सकते हैं, कैटायंस हो सकते हैं। जैसे हमने कहा कि H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव कर सकता है, ठीक है। F प्लस आयन, ठीक है। इसी तरीके से क्लोरीन प्लस आयन, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। ब्रोमीन प्लस आयन, ठीक है। नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है? दीज आर दी पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब ऐसा नहीं है कि जितने पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं वो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं सोडियम आयन की। अब सोडियम आयन इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। Mg प्लस 2 आयन, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरीके एल्यूमिनियम प्लस C आयन, तो दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद दूसरे कौन से हो सकते हैं? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऑन व्हिच, न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑन व्हिच सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो सेंट्रल एटम है वो क्या हो? वो हमारे पास हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। जैसे से सपोज हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पर हम कह सकते हैं BF3, BF3, BH3 या AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इनका जो सेंट्रल एटम है
वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उनके उसके जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं एल्यूमीनियम की, अगर एल्यूमीनियम के केस में देखा जाए AlCl3 के, तो ये यहाँ पर क्लोराइड इस तरीके से अटैच होता है, ये हमारे पास क्लोराइड अटैच होता है इस तरीके से, ये हमारे पास क्लोराइड होता है, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके आखिरी शेल में कितने वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 2 और 2 6 आ रहे हैं। अब यहाँ पर इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। इसी तरीके से BF3 की भी सेम कंडीशन होती है। बोरान की आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, क्योंकि इसके आखिरी शेल में इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है नीड होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूल्स और सेंट्रल एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंट्रल एटम के ऊपर क्या हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं PCl5 की, जैसे हम बात कर लेते हैं SO3, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, या CO2, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स ये मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करते हैं। जैसे PCl5 की कंडीशन देख लेते हैं, PCl5 फास्फोरस, ठीक है, ये यहाँ पर क्लोरीन, ये यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। इसी तरीके से ये क्लोरीन अटैच होता है, ये यहाँ पर क्लोरीन अटैच होता है, ये क्लोरीन अटैच होता है। अब क्लोरीन क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द फास्फोरस, ये हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द फास्फोरस, ये हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, अपने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, यानी कि इसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है किसी दूसरे एलिमेंट से, दूसरे मॉलिक्यूल से। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या ऐसे भी एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। इसी तरीके से SO3 की भी सेम कंडीशन होती है, ठीक है। SO3 के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आती है, ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आती है। ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल को। अभी हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर कि एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशंस होती हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए कुछ कंडीशंस मैंने लिखी हैं, ठीक है। वैसे बहुत कंडीशंस होती है, लेकिन अगर इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, अदरवाइज दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इन ओपन चेन। अगर ओपन चेन है तो वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ऑल कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, सारे कार्बन उस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर कोई एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। और क्या करें, फॉलो हक्कल्स रूल, वो हक्कल्स रूल को फॉलो करें। हक्कल्स रूल को इजी करके समझने का तरीका क्या है, 4n+2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो। अगर किसी कंपाउंड के पास, अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड के पास 4n+2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो दैट इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड, तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अदरवाइज अगर वो साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, अगर उसके पास ये सिस्टम नहीं है तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, ठीक है। अब 4n+2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किस तरीके से होगा, अगर n की वैल्यू, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो सकता है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है किसी रिंग के अंदर, तो वो हमारे पास एरोमेटिक होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हमारे पास क्या एरोमेटिक है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 8 + 2 या क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हमारे पास क्या एरोमेटिक है। इसी तरीके से 3 की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 + 2 14 हो जाएगा। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सो ऑन, ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एरोमेटिक होते हैं, दिस आर एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, ठीक है। अगर हमारे पास 2 की जगह पर 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, या फिर 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, या फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। तो ये हमारे पास क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। चाहे उनके अंदर
ये सिस्टम मौजूद क्यों ना हो। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन से एरोमेटिक हो सकते हैं, कौन से एरोमेटिक नहीं हो सकते। कुछ हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल, हम एरोमेटिक कंपाउंड की डिटेल्स को नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम उन्हीं को टच करेंगे जिसके हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स लेक्चर इन फ्यूचर। हम जब एरोमेटिक कंपाउंड की पूरी लेक्चर सीरीज बनाएंगे तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इनके रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इनका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, हम पहले क्या कहते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे से सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है, ये मेरे पास क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किस तरीके से है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये मेरे पास क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है हमारे पास, एरोमेटिक होता है। 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एरोमेटिक होता है, तो क्या मैं इसे एरोमेटिक कहूंगा, तो जवाब है नहीं, इसे मैं एरोमेटिक सिस्टम नहीं कहूंगा। दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हकर्स रूल को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। कौन सी कंडीशन, और कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, इसके सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है। अगर इस कार्बन को आप देखिए तो ये यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोजन, तो ये हमारे पास क्या sp3 हाइब्रिडाइज है, ये यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मुझे इसे एरोमेटिक बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो सिंपल है, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, कोई ना कोई बेस ऐड करके, तो ये H पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाएगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास ये कैटायन बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया। ये अब मेरे पास क्या है, दिस इज नाउ नाउ दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये अब मेरे पास क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक कंडीशन को नहीं देखना, हमें सिर्फ हक्कास रूल को नहीं देखना, हमें सारी कंडीशन को देखना है। हक्कास रूल को भी फॉलो करें, sp2 हाइब्रिडाइज भी होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए, प्लेनर ज्योमेट्री भी होनी चाहिए, सारे सिंगल डबल बॉन्ड क्या होने चाहिए, अल्टरनेटिव होनी चाहिए। इस सिस्टम को कॉन्जुगेट सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम क्या लेते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेते हैं। हम एक 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ले लेते हैं। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर हमारे पास मोस्ट अबंडेंट जो कंपाउंड है वो पाया जाता है, मोस्ट फेमस कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। बेंजीन हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये तो है होमोसाइक्लिक, अगर हम हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर एक और आ सकता है। जैसे मैंने कहा ये मैं बात करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ, ये मैंने ड्रा की स्ट्रक्चर, तो ये मेरे पास क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है थायोफीन, दिस इज अ थायोफीन। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, बेंजीन, तो दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हमने देखा कि 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो यहाँ पर तो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सल्फर के अंदर लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी हमारे पास क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हिस्सा है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज आल्सो अ 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, दिस इज आल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, हम एक और की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा ये यहाँ पर भी है। ठीक है, हमने एक और कंपाउंड को डिस्कस किया, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन एटम ऐड कर देंगे 5 मेंबर रिंग के साथ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो नोन एज फ्यूरॉन, इसे हम फ्यूरॉन कहते हैं, दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एक और कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा अगर यहाँ पर मैं नाइट्रोजन लगा देता हूँ तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पायरोल रिंग। ठीक है, पायरोल रिंग इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग के साथ मैं नाइट्रोजन अटैच कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पायरिडीन। तो ये हमारे पास पायरिडीन हो जाता है। पायरिडीन आल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग के साथ अगर मैं क्या करूं, बेंजीन रिंग को मैं इस तरीके से लेके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे OH ग्रुप अटैच कर दूं, ठीक है, OH ग्रुप अटैच कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फिनोल, दिस इज कॉल्ड फिनोल, इसे हम क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ CHO ग्रुप अटैच कर दूं, CHO, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेंज अल्डिहाइड।
तो दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज आल्सो CHO ग्रुप। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर OH ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है OH ग्रुप, ये यहाँ पर क्या है CHO ग्रुप, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ और सिस्टम दे देते हैं। अगर बेंजीन रिंग के साथ, अगर बेंजीन रिंग के साथ COOH ग्रुप अटैच हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कहा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इस बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच होता है तो इसे हम कहते हैं एनिलीन, ठीक है। दिस इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और लेते हैं। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग के साथ सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाए, सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो दिस इज आल्सो aromatic compound, these are also aromatic compound। ये हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात की। अगर हम मजीद बात करें, मजीद हम बात करते हैं, मजीद कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि हमारे जो ये आइडिया है क्लियर हो जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड किन किन कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है। पहले हमने कहा कि सिंगल एंड डबल बॉन्ड होने चाहिए, दूसरी क्या प्लेनेट ज्योमेट्री, तीसरी बात की कि साइक्लिक स्ट्रक्चर, थर्ड हमने कहा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए, लास्ट हमने क्या कहा, इस तरीके का कोई सिस्टम होना चाहिए, 2 पाई 6 पाई 10 पाई या 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 4 बाय बॉन्ड है, ठीक है, 4 पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जाएगा, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है 2 और 2 4 6 8। तो ये हमारे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और 8 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज नॉट नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि से सपोज मेरे पास ये है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये एक रिंग है, ठीक है। क्या इसे एरोमेटिक कंपाउंड कहा जा सकता है, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? देखें इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर आप कहेंगे ये हमारे पास क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमने पढ़ा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है, एरोमेटिक होता है। तो ये एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर कार्बन क्या है, ये कार्बन हमारे पास क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड, दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कहेंगे, दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और अगर इसे एरोमेटिक बनाना है तो इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे क्या इधर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। तो फिर इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, फिर इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। हमने बात की 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की, 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक। दो एग्जांपल इसके भी देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो दो एग्जांपल इसके भी लिखते हैं, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे फ्यूज रिंग है तो दिस इज कॉल्ड नेप्थलीन, नेप्थलीन। तो दिस इज आल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगर मेरे पास 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करूं, 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है मेरे पास, हाँ, तो ये हमारे पास आ जाती है एंथ्रासीन की रिंग, इस तरीके से। अगर इसके अंदर आप काउंट करेंगे ओवरऑल आपके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाएंगे, इसके अंदर 7 अल्टरनेटिव बॉन्ड्स होते हैं, 7 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो इसके बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, जिसे दिस इज नोन एज एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया कि एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।